अगले साल होने वाला यूपी विधानसभा चुनाव और उससे ठीक पहले गठबंधन की राजनीति अब गर्म हो गई है। जी हां, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और आरएलडी अध्यक्ष अजीत सिंह हाथ मिला सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आरएलडी का साथ एसपी को दोबारा सत्ता की गारंटी दिला पाएगा। राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की एकाएक समाजवादी पार्टी से करीबी बढ़ गई है। अजीत सिंह ने बीते 24 घंटे में 2 बार समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो मुलाकात की वजह यह है कि अजीत सिंह साइकिल के पीछे बैठकर राज्यसभा जाना चाहते हैं। अजीत सिंह की मंशा सिर्फ राज्यसभा पहुंचने की ही नहीं, बल्कि साइकिल का साथ लेकर यूपी विधानसभा चुनाव तक पहुंचने की भी है। अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के लिए दोनों दलों के बीच गठबंधन हो सकता है। यही वजह है कि दिल्ली में एसपी और आरएलडी के नेता एक दूसरे के घर का चक्कर लगा रहे हैं। कल रात अजीत सिंह मुलायम सिंह के घर डिनर पर पहुंचे थे। आज सुबह एसपी के एमएलसी आंसू मलिक अजीत सिंह से मिलने पहुंचे थे। दोपहर एसपी महासचिव शिवपाल सिंह यादव भी अजीत सिंह से मिलने पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने अजीत सिंह से मुलाकात को सामान्य बताया था, लेकिन ऐसा है नहीं। शिवपाल से मिलने के बाद अजीत सिंह सीधे मुलायम सिंह यादव के घर मिलने पहुंच गए। दरअसल अजीत सिंह को यूपी में अपना वजूद बचाए रखने के लिए भी साथ की जरूरत है। 2014 के लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल का हैंडपंप कमल की आंधी में उखड़ गया था। पश्चिमी यूपी में कभी अपना वर्चस्व रखने वाले अजीत सिंह की खुद की सीट भी चली गई थी। ऐसे में दिल्ली की राजनीति से अजीत सिंह पिछले 2 सालों से दूर हैं। लिहाजा उनके पास राज्यसभा जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन राज्यसभा जाने के लिए भी अजीत सिंह को कोई ना कोई सहारा लेना पड़ता। इसके लिए पहले अजीत सिंह ने बिहार से कोशिश शुरू की थी। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में आरएलडी के विलय की चर्चा जोर शोर से चली थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। अब एसपी से तालमेल बैठा लिया गया है। अजीत सिंह का पश्चिमी यूपी में जाट वोटों पर अच्छा खासा प्रभाव है। 2012 में आरएलडी का कांग्रेस के साथ गठबंधन था। पश्चिमी यूपी के जिन 46 सीटों पर आरएलडी ने उम्मीदवार उतारे थे, उनमें 20% वोटों के साथ पार्टी 9 सीटों पर जीती थी। पश्चिमी यूपी के इन्हीं 20% वोटों पर अब एसपी की नजर है। मतलब ये कि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी का साथ मिल जाता है तो इस इलाके में समाजवादी पार्टी एक मजबूत ताकत बन सकती है। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद हाशिए पर चल रहे आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह के लिए भी ये सौदा फायदे का साबित हो सकता है। 2012 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 224 सीटें जीतने के साथ ही 29% से ज्यादा वोट हासिल किए थे और अजीत सिंह की आरएलडी को राज्य में 2.5% से भी कम वोट मिले थे। ऐसे में समाजवादी पार्टी आंकड़ों और जातिगत वोटों का गणित बैठाएगी तो उसके लिए ये गठबंधन फायदे का सौदा हो सकता है। और इसीलिए हम ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव ये साथ साथ आ जाते हैं तो इससे सपा क्या दोबारा सत्ता पर काबिज होगी। अजीत का साथ क्या उत्तर प्रदेश में देगा दोबारा सत्ता की गारंटी समाजवादी पार्टी को। इसी से जुड़ा सवाल नंबर 2, क्या भरोसे लायक हैं अजीत सिंह। सवाल नंबर 3, क्या अपनी राजनीति बचाए रखने के लिए गठबंधन चाहते हैं अजीत सिंह। ये भी बड़ा सवाल है। और इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल, सवाल नंबर 4, क्या अजीत सिंह का साथ जाट वोटों की गारंटी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और क्या इसीलिए समाजवादी पार्टी की नजर है आरएलडी के साथ गठबंधन पर। हमारे साथ आज की इस चर्चा में जल्द ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सीपी राय साहब जुड़ेंगे, लेकिन बाकी मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ स्टूडियो में आरएलडी के प्रवक्ता पुष्पेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र सिंह साहब, द्वारे द्वारे भटके आप हर पार्टी के पास गए, बीजेपी हो, नीतीश हो, कांग्रेस हो, अब क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी उबार देगी आपको ये जो राजनीतिक संकट आपका रहा है। लग रहा है यहाँ बात बन जाएगी यूपी में। देखिए नेहा जी, राजनीति में चर्चा लगातार, जो भी पार्टियां हैं, आपके पक्ष की हूँ विपक्ष की हूँ, कोई व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं होती है। सब पार्टियों से चर्चा विचार विमर्श, राजनीति में क्या जनता की भलाई का काम करना है, इस विषय में चलती रहती है। तो ये कह देना कि हमें कौन उबार देगा कौन नहीं उबार देगा, अभी तो ये जो आपने रिपोर्ट दिखाई है वो सब कयास हैं।
राजनीति में एक दूसरे से नेता मिलते हैं, आपस में विचार विमर्श वो करते रहते हैं। यूपी चुनाव से ठीक पहले 24 घंटे के भीतर 2 बार मुलाकात, पहले शिवपाल यादव अजीत जी के घर जाते हैं, फिर अजीत चले जाते हैं मुलायम सिंह यादव के घर मिलने। ये सामान्य तो नहीं हो सकता ना पुष्पेंद्र जी, आप भी समझ रहे हैं, तो बता दीजिए फिर। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं कि आज हमारे जो किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि भी है, और चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी से ही ये तमाम जितने भी चाहे समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हैं, मुख्य रूप से जो नॉर्थ इंडिया की हैं, वो निकली हुई हैं। तो ये अपने राजनीतिक गुरु के जो है बेटे से, पुत्र से मिलने गए, तो इसका अलग तरीके से कोई इंटरप्रिटेशन करना। शेष नारायण सिंह जी, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं अपने राजनीतिक गुरु के बेटे से मिलने गए हैं, लेकिन आज ये पार्टी कहां आके टिक गई है? आरएलडी और समाजवादी पार्टी का 2014 के लोकसभा चुनाव में हाल क्या हुआ था, ये सब भली भांति जानते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये शेष नारायण जी कि क्या अजीत सिंह का हाथ पकड़ करके दोबारा सत्ता की गारंटी समाजवादी पार्टी को मिल पाएगी यूपी में? नहीं, पहले तो ये सवाल भी तय कर लिया जाए कि राजनीतिक गुरु जो थे 1989 में वो जहाज पे बैठ के वीपी सिंह के भड़काने पे मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने पहुंच गए थे, और जगदम्बिका पाल यहाँ बैठे हैं, उस वक्त राजनीति के सूत्रधार थे, और अजीत सिंह तब उनके राजनीतिक गुरु के बेटे नहीं थे। अजीत सिंह को तो मुलायम सिंह बड़ा भाई मानते ही थे, लेकिन उनकी मुसीबत ये है कि एम्बिशन उनके अंदर और आत्म केंद्रित इतने हैं कि आज स्थिति यह है कि अगर मुलायम सिंह ने हाथ न पकड़ा तो राज्यसभा में वो घुस नहीं पाएंगे इस बार, क्योंकि बाकी सब दरबारों से तो लौट चुके हैं वो, और राजनीतिक गुरु वगैरह सब ठीक है। मुलायम सिंह का जहां तक सवाल है, भाई हमने जो डाटा दिखाया है कि 20% वोट इनको मिला था 2012 में, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो 20% वोट या 15% भी मुलायम सिंह को मिल जाता है तो निश्चित रूप से उनका फायदा होगा। लेकिन अजीत सिंह की प्रॉब्लम यह है कि पुष्पेंद्र सिंह जो बैठे हैं ये भी तो पार्टी के नेता हैं, लेकिन अभी जो नेगोशिएशन चल रही है जिसपे बात टूटने के कगार पे है, उसमें यह है कि अपने बेटे को भी वो मंत्री बनवाना चाहते हैं, राज्यसभा लेंगे, और दूसरा ये है कि वो मर्जर नहीं करना चाह रहे हैं जिससे कि विधानसभा का चुनाव वो किसी और के साथ लड़ने को स्वतंत्र हों। तो जहां इतना अस्थिरचित्त है अजीत सिंह, आज की अभी अगले पिछले 20 मिनट तक का जो डेवलपमेंट है वो ये है कि वो बातचीत तो उनका अपनी शर्त पे, तो आप अपनी शर्त, भाई अजीत सिंह बीजेपी आपको साथ लेगी नहीं, उन्होंने अपना जाट नेता खड़ा कर लिया है, और जाट लोकसभा चुनाव में टोटल उनके साथ रहा है बीजेपी के साथ। तो आपकी स्थिति यह है कि मुलायम सिंह के अलावा, मुलायम सिंह जो कि शंकर जी के बारात लेके घूमते हैं, बेनू प्रसाद वर्मा ने उनको क्या आपके पास और विकल्प क्या है आरएलडी के पास? ठीक है शेषान जी, आप बहुत अहम बात बोल रहे हैं, इस पर पुष्पेंद्र जी मैं आपकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन मेरे साथ क्योंकि समाजवादी पार्टी से सीपी राय साहब भी जुड़ गए। सीपी राय साहब, कब हो रहा है फिर गठबंधन का ऐलान आरएलडी और एसपी का? जब भी ऐलान होना होगा ये तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और वो आपके सामने आएगा। अभी तो वार्तालाप हो रहा है, जैसे पहले पुष्पेंद्र ने भी कहा, एक ही परिवार के लोग हैं। अजीत सिंह जी हमारे जो नेता रहे, चौधरी साहब उनके बेटे हैं। ये मेल मुलाकात बातचीत होती रहती है, और बाकी नेतृत्व को तय करना, एक ही विचारधारा के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। अगर परिवार का बिछड़ा हुआ एक भाई साथ आता है तो निश्चित तौर पर हम स्वागत ही करेंगे। और पश्चिमी यूपी के 20% वोटों पर भी आपकी नजर होगी सर? लोकतंत्र में और राजनीति में जितने लोग भी होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं। चुनाव इसलिए लड़ते हैं कि उनके अपने कुछ एजेंडे होते हैं, वो अपना एजेंडा तभी पूरा कर सकते हैं जब वो सरकार में होंगे। विपक्ष में आप केवल आलोचना कर सकते हैं, जैसा कि बीजेपी के लोगों ने किया था पहले, और आज कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पर ये बीजेपी से डरकर ही तो जरूरत होती है, कवायद हो रही है गठबंधन की। सीपी राय साहब, तो इसे मानने से इनकार क्या है? बीजेपी से डरकर ही बीजेपी की 2014 की जो स्थिति, मजबूत स्थिति लोकसभा चुनाव में के लोगों को जोड़ करके क्या उसी से डरकर राय साहब समीकरण बनाया जा रहा है? तो ये बहुत अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। बीजेपी का डर नहीं है इसमें? नहीं, बीजेपी से किसी को कोई डर नहीं। बीजेपी तो फ्लॉप केस है, वो तो खत्म हो गई। अब एक असम में कुछ कारणों से बांग्लादेश का हुआ दिखाकर जीत गई है, वरना आप देख रहे हैं कि सारे चुनाव में बुरी तरह हार गई है। बीजेपी सारे चुनाव हारेगी। क्यों शेष नारायण जी, क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सीपी राय साहब बहुत ज्यादा घुमा फिरा रहे हैं? सीधे सीधे एक तरफ बोल रहे हैं भाई राजनीति में तो एजेंडा होता ही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी से डरने की कोई जरूरत नहीं। सीधी बात करता हूँ, हर बात का सीधा जवाब देता हूँ। ठीक है राय साहब। शेष नारायण जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी संक्षेप में टिप्पणी पे मैं जगदम्बिका जी के पास जाऊंगी। ये जो
बीजेपी को जो फ्लॉप वोट्स कह रहे हैं, ये बात कुछ ज्यादा कह दे रहे हैं। एक्चुअली मुलायम सिंह की सोच ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जब से अजीत सिंह से उनसे अलग हैं, तब से उनका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं रहा है। और जो सबसे बढ़िया चुनाव उनका था 2004 वाला, उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके पास कोई खास एमपी वगैरह नहीं थे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर अजीत सिंह का यह है कि भाई पिछले चुनाव में हार गए, तमाम लोग समझ नहीं है, वरना पूरे चुनाव लोग उनके खिलाफ बोलते हैं, उनकी बिरादरी के लोग, और आखिर में कहते हैं भाई वोट तो उसी को देंगे, चौधरी साहब का बेटा है। तो उनके पास कुछ वोटों की पूंजी बच जाती है, जिस पर और नजर है समाजवादी पार्टी की। और आरएलडी यहाँ क्या अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, इस पर भी सवाल। लेकिन हमारे साथ बीजेपी से जगदम्बिका पाल जी जुड़ गए हैं। जगदम्बिका पाल साहब, सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों ये मानने को तैयार नहीं कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक ताकत है। आपने सुना सीपी राय साहब कह रहे हैं कि बीजेपी तो एकदम फ्लॉप पार्टी है अगर यूपी की बात की जाए, असम में ऐसे ही सब्ज बाग दिखाकर बस जीत गए आप। नहीं, देखिए, अब कोई मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे तो उसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी से इनको कोई डर नहीं, जो सवाल आपने पूछा, तो जरूरत कौन सी आन पड़ी है कि समाजवादी पार्टी का और आरएलडी का जिस तरह से एकदम अचानक गठबंधन की जो संभावनाएं तलाशनी शुरू हो गई, इसकी आवश्यकता क्या पड़ी? मैं कहता हूं कि जिस राजनीतिक गुरु के पुत्र से मिलने का मोह आज पैदा हुआ, उसी राजनीतिक गुरु के पुत्र से मुख्यमंत्री का चुनाव डे 1 लड़े। मतलब जब अगर राजनीतिक गुरु के पुत्र से के प्रति श्रद्धा होती तो ये कहते शायद कि हम अजीत सिंह को, जबकि बीपी सिंह जी ने उनको कैंडिडेट बनाया था, तो मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करते। और वो दिन और आज का दिन है, शायद केर बेर का रिश्ता है। जिस तरीके से अभी तक अजीत सिंह जी भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा हो रही, गन्ना किसानों के पेमेंट के सवाल पे, जाटों की उपेक्षा के सवाल पे, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश पुष्पेंद्र जी, अब आप मेल मिलाप कर रहे हैं सवालों पे, ये अस्तित्व की लड़ाई नहीं है तो और क्या है पुष्पेंद्र जी? जिस तरीके से राज्यसभा का टिकट भी तो चाहते हैं ना अजीत सिंह साहब। भारतीय देखिए, जहां तक नेहा जी आपने राज्यसभा की बात की, नहीं था भारतीय, जहां तक आपने राज्यसभा की बात की, राज्यसभा का आपको जानकारी होगी कि पहले ही सब पर्चे भरे जा चुके हैं, जितने भी टिकट थे इनके समाजवादी पार्टी के। अरे तो इसमें कहीं भी बाकी है भाई। अरे ना, वो मुलायम सिंह यादव अभी इनाम दे सकते हैं। आज की तारीख में स्टेटस सुन लीजिए, शीश नारायण जी अहम जानकारी दे रहे हैं जी। उन्होंने कहा नहीं, और 2 दिन बाकी है, मुलायम सिंह सीट बदल चुके हैं। अरे साहब, आज का स्टेटस, किसी को काट के उसको इनाम देने को आज का स्टेटस तो ये है कि सारे पर्चे उनके जितने भी टिकट थे वो भरे जा चुके हैं। आज का स्टेटस और फैक्ट तो ये है। आगे क्या राजनीति में उठापटक होगी, क्या नहीं होगी, उस पर कयास ही लगाई जा सकता है। नहीं, चेंज तो हो सकता है। शेषनारायण जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। शेषनारायण जी जो कह रहे हैं कि अगर 31 तक पर्चे भरने की तारीख है और अगर गठबंधन आज, इसीलिए 2 दिन पहले हो रहा है इतनी तेजी, अभी तो विधानसभा का चुनाव 1 साल है, तो अगर जवाब दीजिए ना पुष्प जी, गोल-मोल क्यों घुमा रहे हैं आप और सीपी राय साहब? इतनी सेफ बैटिंग क्यों कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की जनता भी समझती है ना। मुझे लगता है ये 31 के, तो ये क्यों ना माना जाए कि अस्तित्व की लड़ाई नहीं है? चौधरी अजीत सिंह जी व्यापक जनाधार वाले नेता हैं। देखिए, अगर सब बोलेंगे तो बात किसी की नहीं शेष नारायण जी कह रहे हैं, या तो ये बता दीजिए कि राज्यसभा का टिकट नहीं चाहिए अजीत सिंह जी को। अगर मुलायम सिंह की पार्टी ऑफर भी करती है तो वो मना करेंगे कि भाई इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, बोलिए सर। चौधरी अजीत सिंह व्यापक जनाधार वाले नेता हैं, और यदि किसी पार्टी के सहयोग से वे राज्यसभा चले जाते हैं तो वे बहुत ही एस्टेब्लिश्ड नेता हैं, पुराने नेता हैं, सीनियर नेता हैं, तो उनके जाने से देश की राजनीति को लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। और आपकी राजनीति यही वो भी तो बचेगी ना पुष्पेंद्र जी, आपकी राजनीति में तो सभी लोग जो है आगे बढ़ने के लिए होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप जो है किसी भी तरीके से आप अपने तरीके से जो है बढ़ रहे हैं, और जो समान विचारधारा वाले दल हैं यदि उनसे कुछ मदद ले ली जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कांग्रेस पर ये जो मदद है 1 साल पहले, कांग्रेस के लोगों तक को भी जो है राज्यसभा में भेजा है। किस पार्टी का डर है और क्या वाकई में अजीत सिंह और मुलायम सिंह अगर साथ आते हैं तो क्या सत्ता की चाबी दोबारा एसपी के पास आएगी? इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी मैं इस पर जवाब लूंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद दिला दें, शाम 5 बजे जरूर देखिएगा कर्ज का चक्रव्यूह।
कर्ज का चक्रव्यूह शाम 5 बजे। हम चर्चा कर रहे हैं कि अजीत सिंह और समाजवादी पार्टी में उत्तर प्रदेश में गठबंधन क्या समाजवादी पार्टी के लिए सत्ता की दोबारा गारंटी बनेगा। हमारे साथ इस चर्चा में तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में। राजीव जी, सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी और अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी के बीच पिछले 24 घंटे में जो मेल मिलाप का दौर शुरू हुआ है, अजीत सिंह तो आपके भी पास आए थे, अब कांग्रेस ने कोई जवाब ही नहीं दिया उनको, अब समाजवादी पार्टी के पास गए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस मेल मुलाकात को? देखिए, चौधरी साहब हमारे साथ यूपीए में गठबंधन में रहे और उन्होंने सरकार में मंत्रालय भी लिया और उन्होंने मंत्रालय चलाया भी। और राजनीति असीम संभावना का खेल है। पुष्पेंद्र जी यहाँ बैठे हैं, पता नहीं क्यों इस बात को कहने में गुरेज कर रहे हैं कि राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं में जाकर के हम लोग बाग अपनी नीतियों को कार्यान्वित कर सकते हैं या नीतियों को चला सकते हैं। ये साफ गोई से कहना चाहिए पॉलिटिकल लोगों को, इसमें कोई शर्म या गुरेज नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है बहुत महत्वपूर्ण कि उत्तर प्रदेश में क्या जातीय और सांप्रदायिक राजनीति से पिछले 30 साल से उत्तर प्रदेश बाहर निकला? मुझे लगता है नहीं निकला। अभी सहारनपुर में प्रधानमंत्री मोदी गए थे और उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का 700 से 800 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि मेरी सूचना के आधार पर डिफरेंट समाचार पत्रों में आर्टिकल छपे उसके बाद कि 5700 से 5800 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का बकाया है। उसको लेकर के कहीं भी कोई किसी प्रकार से कोई सुबुगाट नहीं है और झूठे वादे करके लोग बाग सत्ता में आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। क्या उत्तर प्रदेश के लोग बाग विकास के मामले में या विकास को लेकर के कहीं ना कहीं अपनी चिंता जाहिर करेंगे? ये मुद्दा होगा या नहीं होगा? क्या जातीय विद्वेष मुद्दा होगा या धार्मिक विद्वेष मुद्दा होगा? आप मुझे ये बताइए सर, अगर मुलायम सिंह यादव और अजीत सिंह साथ आ जाते हैं तो पश्चिमी यूपी में एसपी को फायदा होगा नहीं होगा? समाजवादी पार्टी है, पश्चिमी यूपी में कितना फायदा होगा समाजवादी पार्टी को? देखिए, निश्चित रूप से मैंने बताया ना, देखिए नेहा जी, मैं साफ गोई से एक बात कह रहा हूं कि या तो कोई विकास की बात करे तो जातीय और धार्मिक राजनीति का जो बंधन है वो टूटने का काम होता है, और अगर वो नहीं टूटता है, विकास की बात नहीं होती है, तो सोशल कॉम्बिनेशन, सोशल इंजीनियरिंग करके चुनाव जीते जाते हैं। नॉर्थ इंडिया में हमने गठबंधन करके जिस तरह से बिहार में चुनाव जीता है, आप भी साथ आएंगे? का नमूना था, उसी नमूने को सभी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से सेमीफाइनल होगा। हाँ, तो इस सेमीफाइनल में आपकी पार्टी कहाँ है? किससे गठबंधन कर रहे हैं आप? कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम गठबंधन की राजनीति के विषय में तो मैं अभी इसलिए नहीं कह पाऊंगा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी तय करेगी किससे गठबंधन करना है, किससे नहीं करना है। लेकिन बात यह है कि हम लोग बात चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकें। कारण ये कि भारतीय जनता पार्टी के 71 एमपी हैं। हाँ। 71 एमपी ने आज तक किसानों के मुद्दे पे, रोकने के लिए ग्रैंड अलायंस, जिस तरह का महागठबंधन बिहार में बना, क्या वो यूपी में बनेगा बिहार की तर्ज पर? लेकिन क्या यूपी में वो कामयाब हो पाएगा? अब सर्वाधिता भी भरपूर है गठबंधन के भीतर, अगर ऐसा कोई गठबंधन बनता है तो। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें, शाम 5 बजे जरूर देखिएगा एबीपी न्यूज पर कर्ज का चक्र। कर्ज का चक्रव्यूह शाम 5 बजे। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। 1 साल अभी है वहां विधानसभा चुनाव होने में, लेकिन इससे पहले पिछले 24 घंटे में जिस तरह से आरएलडी और एसपी के प्रमुखों के बीच मेल मुलाकात का दौर चला है, उससे सवाल उठ रहा है कि अगर एसपी और अजीत सिंह में होता है गठबंधन तो क्या समाजवादी पार्टी दोबारा उत्तर प्रदेश में सत्ता पर काबिज हो पाएगी? सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ आरएलडी से हैं यहाँ स्टूडियो में। पुष्पेंद्र सिंह जी, सवाल ये भी है कि अजीत सिंह पर कितना भरोसा किया जा सकता है? पाले बदलने में माहिर रहे? देखिए, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। जहां तक चौधरी अजीत सिंह के ऊपर भरोसे का सवाल है, तो जनता
और किसान, राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है और किसान हित के लिए ही चौधरी अजीत सिंह ने आज तक अपनी राजनीति की है। अच्छा। उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी भी सदा सदा किसानों के हित में अपनी लड़ाई लड़ते रहे हैं। नहीं, इतना ही भरोसा अगर होता तो फिर विधानसभा जब चुनाव हुए थे पिछली बार तो उसमें 2.5% से भी कम वोट नहीं मिलते पहली बार, और लोकसभा में तो सुपड़ा ही साफ हो गया था। देखिए, विधानसभा में राष्ट्रीय लोकदल मात्र 46 सीटों पे लड़ा था और उन 46 सीटों पे लगभग 20% वोट हमें प्राप्त हुए थे। ये आपकी रिपोर्ट में भी आपने बताया है। तो ऐसा नहीं है, तो आप उसको 403 सीटों के लिहाज से ना लें। और जहां तक लोकसभा चुनाव का सवाल है, तो किसी किसी चुनाव में गलतियां हो सकती हैं। जनता भी कई बार जो है जिस तरह के वायदे और जो पछता रहे हैं, अब मैं अभी भी अजीत सिंह और उनके बेटे के अलावा बाकी लोग नहीं आते बेटे के लिए नेगोशिएट करने, उसी में नेगोशिएशन फेल हो रहा है, जरा पूछ लो। हाँ, शेष नारायण जी आप अपना सवाल पूछिए, सीधे पूछिए सर सवाल। हाँ, पुष्पेंद्र सिंह जी, क्या चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत चौधरी के अलावा बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो किसान नहीं है? आपको पता होगा कि अभी जो नेगोशिएशन है चौधरी जयंत चौधरी साहब की एमएलसी के लिए ही सारा मामला अटका हुआ है। तो क्या चौधरी साहब अपने बेटे के बियॉन्ड लोगों को किसान या जनता नहीं मानते? जवाब आपका पुष्पेंद्र जी। देखिए, ये बिल्कुल निराधार आपका आरोप है। आप किस सोर्स से ये बोल रहे हैं मेरी जानकारी में नहीं है। ये आरोप लेकिन नहीं भैया, सूचना है ये। नहीं, सूचना आपकी हो सकती है, व्यक्तिगत सूचना, लेकिन उसके ऊपर कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है कि किस पे। देखिए, ऐसा है कि हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह किसानों की भलाई के लिए जहां भी जो उचित कदम उठाएंगे वो उचित कदम उठा करके, चाहे वो सत्ता में आए, राज्यसभा में जाएं, उनका समर्थन जो है सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश का नहीं, पर ये तो एक फैक्ट है ना शेष नारायण जी, ये तो एक अपने आप में फैक्ट है। ये सब जानते हैं कि किस तरह से अजीत सिंह ने पाले बदले हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, वो यूपीए में भी मंत्री रहे, और यही वजह है कि नीतीश कुमार से लेकर बीजेपी तक उन्होंने दरवाजे खटखटाए हैं, लेकिन गठबंधन के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, कोई सीधा जवाब नहीं दे रहा है। विलय करें तो ठीक है, लेकिन गठबंधन पर पेच फंस रहा है। क्रेडिबिलिटी क्राइसिस भी कुछ होता नहीं होता। हाँ, एक मिनट, मैं उनसे जवाब दे दूं। हाँ, बोलिए सर। जो आपने भरोसे की जो बात कही है नेहा आपने, तो अजीत सिंह जब अमेरिका से आए थे, जब चौधरी साहब के स्वर्गवास के बाद, और वहां से जब राजनीति में सक्रिय हुए थे, तो इन्हीं मुलायम सिंह और इन्हीं लोगों ने उनको राजनीति में प्रवेश दिलाया था। और उसके बाद से एक नेता का नाम बता दो जिसको इन्होंने गच्चा न दिया हो। तो इसलिए इनके भरोसे की बात को अगर ये कहते हैं कि दुनिया भरोसा करती है, तो हम रोक तो किसी को नहीं सकते। लेकिन चौधरी साहब की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि आज ये भी चर्चा हो रही है कि अगर मर्जर न हुआ तो चौधरी साहब से गठबंधन करके राज्यसभा भी दे दी, एमएलसी भी दे दिया, तो हो सकता है कि विधानसभा चुनाव ये फिर किसी बीजेपी या कांग्रेस के साथ लड़ जाए। राय साहब, आप समझ रहे हैं, आप राजनीति में इतने वक्त से जो शेष नारायण जी तस्वीर दिखा रहे हैं, बिल्कुल ये तो रहा है ना, एक इतिहास रहा है। सीपी राय साहब, वो इतिहास को नजरअंदाज करके भी अगर अजीत सिंह से मेल मुलाकात हो रही है, तो फिर क्या स्थिति है इस वक्त पार्टियों की उत्तर प्रदेश में, और कितना संकट है सत्ता को लेकर, ये भी शायद समझ आता है। राय साहब, अपनी बात रखिए। मैं दो बातें क्लियर कर दूं नेहा, दो बातें क्लियर कर दूं। पहला तो मेरे भाई राजीव त्यागी ने कहा कि भाजपा को रोकना है, तो भाजपा अपने कर्मों से रुक चुकी है, उसको हवा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। भाजपा का कोई वजूद नहीं है अब उत्तर प्रदेश में, उसकी कोई लड़ाई नहीं है। दूसरी बात, ये जो मेल मिलाप है, लोकतंत्र में मेल मिलाप बातचीत होती रहती है। हमारे ही परिवार के अजीत सिंह जी हैं, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। दो भाइयों का किसी वजह से आपस में झगड़ा हो गया या अलग अलग हो गए, आप भरोसे लायक समझते जुड़ना हैं चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। परिवार का जगह जगह पार्टियों में घूम करके आए हैं, वो अलग अलग पार्टियों में जाकर के आए हैं, तो आप कहीं भी घूमे उनका काम है। अच्छा, ठीक है, वो कहीं भी घूमे उनका काम है। मेरे नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि मेरी पार्टी और मेरी तरफ से अजीत सिंह जी के खिलाफ कभी कोई एक शब्द नहीं कहेगा, और आज तक कभी किसी ने कहा नहीं। ठीक है, वो कहाँ घूमे ये उनका राजीव त्यागी जी, आपका सवाल है, वो सवाल लूंगी, आप अपना सवाल पूछिएगा, लेकिन उससे पहले जगदम्बिका पाल जी का जवाब देना बड़ा जरूरी बनता है। जगदम्बिका पाल जी, आपको क्या लग रहा है, ये अजीत सिंह और मुलायम सिंह यादव साथ आ सकते हैं जिस तरह के वर्तमान हालात हैं? क्योंकि कहा यह जरूर जा रहा है कि बीजेपी से कोई डर नहीं है, लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि भाजपा को रोकने के लिए यह सब कुछ हो रहा है।
अच्छा, अगर डर नहीं है और जैसा पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि व्यापक जनाधार वाले नेता हैं, तो व्यापक जनाधार वाले नेता हैं, 2 साल बीत गया, इन्हें 3 साल बाद लोकसभा के चुनाव की लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। आखिर 31 के पहले इतनी तेजी से एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जैसे लगता विधान परिषद या राज्यसभा का अगर पर्चे के दाखिले की बात ना हो मुलायम सिंह के सहयोग से, तो शायद इतनी एक्सरसाइज तेजी से दिन में 2 बार मीटिंग नहीं होती। और जहाँ तक एक बात रही, राजीव त्यागी ने कहा कि किसानों के लिए सहारनपुर में मोदी जी ने क्या कहा। राजीव त्यागी जानते हैं कि गन्ना एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है और गन्ने का भुगतान राज्य सरकार का दायित्व है। फिर भी केंद्र सरकार में मोदी जी ने आने के बाद उन्होंने ब्याज मुक्त ऋण दिलाया जो किसानों के सीधे खाते में गया, उससे तो इतना पेमेंट क्लियर हुआ। आज जो मेरी बात सुनिए, आखिरी जो बात, लेकिन ये एक बात जान लीजिए कि अगर अजीत सिंह जी राज्यसभा के लिए या जयंत के लिए विधान परिषद के लिए चले भी जाए, जनाधार कह रहे हैं वो समाजवादी से इतना नाराज है कि जाट वोट कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देगा। ये सच्चाई है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। वो भारतीय जनता पार्टी को ही जाएगा, वो लाभ मिल सकता है, लाभ मिल सकता है इनको राज्यसभा का लाभ मिल सकता है, उनको विधान परिषद का लाभ मिल सकता है। वो वोट लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है। आखिर अजीत सिंह जी राष्ट्रीय लोकदल किसी एक जाति की राजनीति नहीं करती है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है। और जहां तक जगदम्बिका पाल जी का सवाल है, तो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से वो 2-3 दिन के मुख्यमंत्री बने थे, किस प्रकार से वे कांग्रेस में रहे और आज वे भाजपा में है। तो इस तरह का जो रिकॉर्ड है, आपका रिकॉर्ड भी सब जानते हैं। तो पाल वरिष्ठ नेता है, आप इस तरह की बात ना करें। नहीं, अरे भाई आपके नेता जैसा ऐसा तो नहीं मैंने 10 बार कोई पार्टी बदली, पर पूरे जीवन कांग्रेस में रहा हूं, इस बात को मैं कहता हूं। और अगर मेरी राहुल से नहीं हुई तो मैंने अगर आज ये फैसला किया तो कांग्रेस और बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी भी आज वहां महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाए बैठी है। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि पुष्पेंद्र जी अभी तक जब तक ये आज एक्सरसाइज जो चल रही है, एक बात मैं कहना चाहूंगा नेहा जी, बिल्कुल आ रही हूं सर, तुरंत आती हूं। वोटर थे क्या उनको समाजवादी पार्टी की तरफ आप ट्रांसफर कर सकते हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कोई वोट समाजवादी पार्टी को देगा जो आपकी गारंटी है? वही सवाल है ना, जाट वोटों की क्या गारंटी है? किसानों का ऐसी तो हालत रही नहीं है, ऐसी हालत तो नहीं रही है। चौधरी अजीत सिंह किसानों के पश्चिम यूपी में सर्वमान्य नेता हैं। जहां वो आदेश करेंगे एकजुट होकर के सारा किसान वहां वोट देगा। शेष नारायण जी, क्या ये स्थिति है पश्चिमी यूपी में इस वक्त आरएलडी की? क्या ये स्थिति है आरएलडी की? एक करके ये लोग हट गए हैं। नहीं देखो ये लोग हट गए हैं। जो जाट आरक्षण पे जिस तरह से जाटों के लड़कों पे गोलियां चली हैं, जाटों के कम से कम 8 संगठन के नेता एक प्रश्न पूछना चाहूंगा पाल साहब से और सीपी राजी से। बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते और वो बीजेपी से भागने के रास्ते ढूंढ रहे हैं। वो इसमें इस बात की पूरी संभावना है कि अजीत सिंह के पास फिर वापस आ जाएं। और अजीत सिंह को भी ये मालूम है और मुलायम सिंह को भी ये मालूम है कि बीजेपी से जाट बहुत नाराज है। और वो अगर कहीं ठिकाना उनको कोई प्रॉपर रिस्पेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन मिलता है तो जाट वोट इनका कोई बंधुआ नहीं है बीजेपी वालों का, वो शिफ्ट होने को तैयार है। ठीक है सर, इस पर मैं जवाब लूंगी जगदम्बिका पाल जी के लिए कि क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं होगी। लेकिन राजीव त्यागी साहब, आपके पास कुछ सवाल हैं, किससे सवाल है आपका सर? पूछिए। मेरा पाल साहब से और सीपी राय साहब से सवाल है। पहला सवाल तो मेरा सीपी राय साहब से है। सीपी राय साहब, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या आप इस बात की गारंटी देते हैं कि 2017 तक एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं होगा? क्योंकि सांप्रदायिकता और सांप्रदायिक दंगे भारतीय जनता पार्टी की खुराक है, उसको रोकने में आपकी सरकार 2012 से लेकर अब तक अक्षम है। दूसरा सवाल मेरा पाल साहब से है। पाल साहब का बड़ा सम्मान करता हूं मैं,
पाल साहब ने कहा कि स्टेट सब्जेक्ट है गन्ने का, लेकिन एमएसपी बढ़ाना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाना तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार का काम है। 2 साल से आपने गन्ने का पे एक भी दाम नहीं बढ़ाया, 1 रुपए नहीं बढ़ाया, ये चिंता का विषय है। किसान आत्महत्या करते चले जाते हैं, बीजेपी कहती है आइए जरा मुस्कुराते हैं, नौजवान बेरोजगार हुआ जाते हैं, बीजेपी कहती है आइए जरा मुस्कुराते हैं, महंगाई से लोग हल्का हुए चले जाते हैं, बीजेपी कहती है आइए मुस्कुराते हैं, कानून व्यवस्था से लोग परेशान हो जाते हैं, बीजेपी कहती है आइए मुस्कुराते हैं। कहां से मुस्कुराए जनता, कहां से पर मुस्कुराए सवाल ये है कि जनता? सांप्रदायिकता के मुद्दे पर यह आरोप लगता रहा है कि उसका एक फायदा अगर बीजेपी को होता है तो दूसरा फायदा समाजवादी पार्टी को जाता है, जिनकी सरकार है। वोटों के ध्रुवीकरण के माध्यम से के बाद ठीक है रूप से सर, हो गया सर, हुए थे, ये मैं जरा सा जवाब ले लूं। आज तक लागू नहीं ठीक है राजीव त्यागी साहब, जवाब देने दीजिए उन्हें। पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिले हुए हैं, वो चिंता का विषय है। नहीं ठीक है, आरोप लगा दिया, अब जवाब लेना बहुत जरूरी है। जी राय साहब बोलिए। राजीव मैं जवाब देता हूं। किसी भी दंगे का समाजवादी पार्टी को आज तक कोई लाभ नहीं मिला। 1991 में दंगा हुआ, हमारी सरकार थी, हम गिर करके 27 एमएलए और 4 सांसद पर आ गए। जब भी कोई दंगे, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, उसके बाद हम लगातार लोकसभा चुनाव हार गए। दंगे से हम हमेशा हारे, हमें नुकसान हुआ है। अच्छा। इसलिए दंगा कराने में हमारा हाथ लगाना ये मुझे लगता है कि बड़ा अनैतिक टाइप का हमारे ऊपर एक आक्षेप है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो भी दंगे हुए हैं, दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में, हमने तत्काल फौज के हवाले कर दिया। जो भी दंगा हुआ, आज दंगों पे बहस नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि जिस पार्टी को आप रोकने की बात कर रहे हैं, क्या उस पार्टी के साथ दंगे बड़े चैनल के माध्यम से लगाया